हेलो हेलो हेलो। ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो कैसे हैं यार आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा और सबकी पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। हमारे एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 के साथ आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपकी बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है, और इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ यार। हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, सब कुछ एकदम आपके लिए ओपन कर दिया है। तो हमें रीच करो यार और इसका फायदा उठाओ। अगर आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत चली है, हमसे और कोई एडिशनल हेल्प चाहिए, तो आप बिल्कुल हमें रीच कर सकते हैं। तो चलिए यार, आज के इस लेक्चर के अंदर में जो अपना लेक्चर है एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 का, इसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे। और इसके पहले हमने बहुत सारे अपना पहला जो चैप्टर है इसको हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, है ना। आज है अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई? कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए भाई, बिना समय बर्बाद किए हुए क्या बिना समय बर्बाद किए हुए हम चलते हैं। तो चलिए, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में तो पहले तो हमने चैप्टर के बारे में समझाया था, इसके बाद एक कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी को हमने यार बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करा हुआ था। उम्मीद है ये सब कुछ आपको याद आ रहा होगा। जो बच्चे याद नहीं किए हैं, जो बच्चों को याद करने में डिफिकल्टी होती है, तो प्लीज यार बहुत एक छोटा सा सेगमेंट मैंने बना करके क्रिएट किया हुआ, शायद 19 से 20 मिनट से भी कम का है। जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसको यार तुम खत्म करो, फिर इस वाले लेक्चर पे आओ, ताकि ये वाला लेक्चर तुमको पूरा का पूरा एटलीस्ट समझ में आए। तो चलिए भाई, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार सारे के सारे लोग अपने अपने भगवान को याद कर लीजिए। हमेशा की तरह भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है भाई, और क्या है ना। तो देखो यार, आज का जो टॉपिक है ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या टॉपिक है सर? तो आज का टॉपिक है सर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी बिल्कुल, मतलब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल यार, जैसे 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 देखो, एक बार ध्यान से बताना हमें। जैसे कि जब नाम तुम्हें सुन रहे हो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आ रहा है ना। जब तुम इस नाम को सुन रही हो जब तुम इस नाम को भैया सुन रहे हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या इमेज आ रहा है, जरा हमें ये चीज बताओ। बिल्कुल सर, मतलब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब सर कि हम यहाँ पे टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल यार, टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे ही। इसके अलावा सर टेस्टिस के अंदर के जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसके जो इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके भी बारे में पढ़ेंगे। हाँ यार, इसके भी बारे में पढ़ेंगे। बात तो तुम सही सोच रहे हो कि टेस्टिस के भी बारे में पढ़ेंगे और टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के भी बारे में पढ़ेंगे। अच्छा सर, हम पेनिस के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल यार, पेनिस के बारे में बहुत हल्का फुल्का थोड़े मोड़ा पढ़ेंगे। अच्छा सर, कुछ ग्लैंड्स वगैरह का नाम हमने बचपन में सुना था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे आप? बिल्कुल भाई, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, कई सारे ग्लैंड के भी बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला जुला के भैया हमें समझ में आ रहा है कि हम इसी टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, पेनिस के बारे में पढ़ेंगे और टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि हम थोड़ा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल यार, अगर हम यहाँ तक सोच पाए तो इसके आगे की जर्नी हो जाएगी हमारी आसान। क्या हो जाएगी? इसके आगे की जर्नी हो जाएगी हमारी काफी आसान। चलिए सर, थोड़ा हम आगे की जर्नी को आसान बनाते हुए पढ़ते हैं। देखो, जब भी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा दो चीजें हुआ करती है। किसी भी सिस्टम के बारे में बात करो तो दो चीजें हुआ करती हैं यार। एक तो होता है यहाँ पे इसेंशियल आर्गन, और एक तो होता है क्या, एसेसरी आर्गन। एसेसरी आर्गन बोले तो जो सपोर्ट करता है इसेंशियल आर्गन को, इसेंशियल आर्गन को बोले तो कि जो मेल आर्गन है। अच्छा सर, मतलब कि मेल के केस में यहाँ पे टेस्टिस बोल सकते हैं इसेंशियल आर्गन को, तो एग्जैक्टली यार टेस्टिस को हम इसेंशियल आर्गन बोल सकते हैं। एसेसरी आर्गन के बारे में बात करो, मतलब कि एसेसरी आर्गन के साथ साथ सर हम बोल सकते हैं कि जितने भी अपने एसेसरी ग्लैंड्स वगैरह हैं, सब एसेसरी ऑर्गन या फिर एसेसरी ग्लैंड के अंदर में आ जाएंगे। बिल्कुल भाई, तो ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक ठीक ठीक। चलो, अगर इतनी बातें क्लियर है तो एकदम ध्यान से इस लाइन को देखते जाना, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत हिडन 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 लाइन है और इससे क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा,
अब एक चीज बताओ, एक चीज हमें बताओ कि जो मेल का जो इसेंशियल ऑर्गन जिसको हम क्या बोल रहे हैं टेस्टिस, ये जो टेस्टिस है ये हमारी बॉडी के अंदर लोकेटेड है कि बॉडी के बाहर लोकेटेड है? अरे सर इतना भी नहीं जानेंगे क्या? ये तो हम जानेंगे कि बॉडी के बाहर लोकेटेड है। बिल्कुल यार, अगर ये बॉडी के बाहर लोकेटेड है तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन। कहाँ पे? पेल्विक रीजन और आउटसाइड द बॉडी। अच्छा सर, इसका मतलब आगे देखते हैं। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। कितने होते हैं? तो सर पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के नंबर बोले तो एक ह्यूमन के अंदर में 2 टेस्टिस होते हैं, मतलब कि एक पेयर, एक जोड़ा मतलब 2 ठो टेस्टिस। इसके साथ साथ एसेसरी डक्ट भी होते हैं और इसके साथ साथ जैसे कि बोला ना एसेसरी ग्लैंड भी होते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोले तो पेनिस की बात कर रहा है एनसीईआरटी। किसकी बात कर रहा है? एनसीईआरटी पेनिस की बात कर रहा है। बिल्कुल सर, पेनिस की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ तुमको चमकता हुआ डायग्राम दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है भाई? यहाँ पे तुमको कुछ चमकता हुआ डायग्राम दिख रहा होगा। एक बार पहले इस डायग्राम को देखो। किस डायग्राम को देखो? तो इस वाले डायग्राम को। एक बार इस वाले डायग्राम को एकदम ध्यान से देखने की कोशिश करो, इस वाले को। चलो सर इस वाले डायग्राम को देखते हैं तो देखना ध्यान से भाई, ध्यान से देखना कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं सर? इसको तो हम टेस्टिस बोलते हैं। बिल्कुल सर, इसको तो हम जानते हैं कि अपना टेस्टिस होता है। तो देखो ये हो गया अपना टेस्टिस। ये क्या हो गया? टेस्टिस हो गया। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा हमको छोटा होना पड़ेगा, है ना? अब सही है। अच्छा, अरे ये तुमको समझ में आ गया क्या? बिल्कुल यार समझ में आ गया होगा, इतना भी वो नहीं था। तो देखो जब हम इस वाले डायग्राम को देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? टेस्टिस बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे टेस्टिस हमें दिख भी गया। इस टेस्टिस के अंदर में देखो कई सारे, जैसे देखो भाई होता क्या है कि जो टेस्टिस है इसके अंदर में कई सारे ऐसे छोटे छोटे घर होते हैं, मतलब कंपार्टमेंट बनाया गया है। इस टेस्टिस के अंदर में क्या किया है? ऐसे कई सारे कंपार्टमेंट बना दिए गए हैं। इसी कंपार्टमेंट को बोलते हैं क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्योंकि इस टेस्टिस के अंदर में छोटे छोटे कमरे क्रिएट कर दिए गए हैं जिसको बोले टेस्टिकुलर लोब्यूल। बिल्कुल सर। अब देखो एरिटी टेस्टिस क्या है बाद में समझ में आएगा। इसके बाद रेटी टेस्टिस को ऐसे समझ सकते हो, देखो कई सारे जो टेस्टिकुलर लोबुल है ना, इसमें सेमनीफेरस ट्यूबुल होता है, सेमनीफेरस ट्यूबुल जाकर के जुड़ जाता है, बन जाता है रेटी टेस्टिस। फिर ये देखो रेटी टेस्टिस आगे चल के वासा डिफरेंशिया बनाता है, फिर इपिडिडाइमिस होता है, फिर वासा डिफरेंस होता है, ठीक है ना? फिर अब ये जो चीज है, ये जो चीज है ये अपना यूरिनरी ब्लेडर है, मतलब मूत्र की थैली है, ठीक है ना? मूत्र की थैली मतलब पेशाब की थैली। किसकी थैली है? तो पेशाब की थैली, पेशाब की थैली है, पेशाब की थैली है ना भाई? चलिए साहब, इसके बाद ये जो पत्ती जैसा बना हुआ है दोनों साइड में, कितने साइड में? देखो जो पत्ती जैसा बना हुआ दोनों साइड में, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल के नंबर हो गए एक पेयर। एक पेयर बोले तो जोड़ा में, मतलब कि दो, एक जोड़ा मतलब दो सेमाइनल वेसिकल हो गए। कितने वेसिकल हो गए सर? तो दो सेमिनल वेसिकल हो गए। बिल्कुल सर। सेमिनल वेसिकल के बाद, सेमिनल वेसिकल के बाद ये जो तुमको एक छोटा सा दिख रहा होगा, ये जो छोटा सा दिख रहा होगा ऐसा ऐसा ऐसा, देखो यहाँ पे दिल जैसा बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। यार इतनी बात क्लियर है क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये जो देखो दो छोटू छोटू यहाँ पे दिख रहे होंगे, अब इसको मिटने दो तब तो दिखेंगे। तो यहाँ पे जो ऐसे दो छोटू छोटू तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं बुलबुल ग्लैंड। अरे बुलबुल ग्लैंड नहीं मास्टर, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड सर? इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसके बाद देखो स्पर्म जो होता है यहाँ पे बनता है, इस टेस्टिस के अंदर में स्पर्म बनता है। फिर ये जो स्पर्म होता है इसी रास्ते से ट्रेवल करते हुए वासा डिफरेंस के रास्ते, ये जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर
ऐसे लूप करते हुए सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन लेते हुए इस पतली सी पाइप जिसको बोल रहे हैं यूरेथ्रा, जिसको बोल रहे हैं यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा के थ्रू ऐसे चला जाएगा। फिर ये बाहर में देखो तो क्या है, फोर स्किन है, मतलब ग्लांस पेनिस का फोर स्किन है, ठीक है ना। ग्लांस पेनिस क्या है, जो रेडिस पोर्शन होता है ना पेनिस का, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और पेनिस के ऊपर जो स्किन होता है उसको सर बोलते हैं हम फोर स्किन। अरे इतनी बातें क्लियर है क्या? तो ये देखो डायग्रामेटिक व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो उम्मीद है ये पिक्चर आपको समझ में आया होगा। अब अगला पिक्चर के बारे में जरा ध्यान देखते हैं। अगला पिक्चर एकदम ध्यान से देखना। अगला पिक्चर है भैया ये। इसमें क्या खास बात है सर? तो इसमें खास बातें है कि जैसे एक आदमी को ऐसे खड़ा कर दिया गया है, ठीक है ना, एक आदमी को ऐसे खड़ा कर दिया गया इस तरीके से। इसका देखो ये पटक है, ठीक है ना, ये इसका बैक रीजन है, मतलब ये जो आदमी है इसका बैक रीजन है। तो इस तरीके से आदमी को खड़ा कर, जैसे मैं हूं ना, तो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, ठीक, तो इस तरीके से, और ऐसे खड़ा हो जाऊं, फिर बॉडी को क्या कर दिया गया, ऐसे कट कर दिया गया है, ठीक है ना, ऐसे किसी आदमी को खड़ा करके और एक प्लेन से इसी प्लेन से ऐसे काट दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो ये पेनिस है यहाँ पे, ये जो है इसका स्क्रोटल सैक हो गया। देखो ये जो इस स्क्रोटम सैक के अंदर में होता है टेस्टिस, बिल्कुल ये हमको पता है, फोर स्किन हो गया, ग्लांस पेनिस। ये जो पतली सी पाइप है जो मूत्र की नली है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है ना, ये है पेनिस, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो पत्ती की जैसा दिख रहा है सेमाइनल वेसिकल होगा, और ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। फिर यहाँ पे छोटे छोटे हैं जिसको हम बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तो पहले ही मैंने बता दिया, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये जो ऐसा दिख रहा है तुमको यहाँ पे, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, इसी में तो पेशाब जाएगा। ये चीज यहीं पे है, ये जो है यूरिनरी ब्लैडर जो यहाँ वाला है ये वही है, ठीक। अब देखो क्या होता है इजाकुलेटरी डक्ट, जैसे कि देखो वासा डिफरेंस जब जाता है ना, तो यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल के बाद यहीं पे खुल जाता है, इसको बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। फिर ये जो चीज है ये है तुम्हारा एनस का पार्ट। तो ये है एनस और रेक्टम, ठीक है ना, ये जो अंदर का है रेक्टम है, और बाहर का ओपनिंग है जिसको हम बोलेंगे क्या सर, एनस, इसको क्या बोलेंगे एनस, और ये हो जाएगा रेक्टम, है ना। चलिए सर, अगर इतनी बातें क्लियर है, अगर इतनी बातें क्लियर है तो आगे हम बढ़ जाते हैं फटाक फटाक से, और मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम खत्म करते हैं। खैर मैं एक चीज बताऊं क्या आपको, ये जो अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यार टाइम हो गया है लगभग 1:35। कितना टाइम हो गया है? तो हो गया 1:30, देखो दिख भी रहा होगा 1:35। इसीलिए थोड़ी सी लेथार्जिक फील हो रही है ना, क्योंकि यार कब से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। खैर इसीलिए तुम भी, हाँ देखो यार हम इतना मेहनत कर सकते हैं तो तुम भी बिल्कुल कर सकते हो। रात रात भर जैसे तुम्हारी हैबिट है ना यार, आराम से जग के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज का हम प्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर रिकॉर्ड करके फिर मैं जाऊंगा सोने। तो शेड्यूल काफी है भाई, लगभग 2-3 बज जाएंगे, ठीक। चलिए साहब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको फिर समझ लेंगे, फिर बहुत सारी चीजें हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगी। एकदम ध्यान से देखना क्या लिखा है। अब जो अपना एसेंशियल आर्गन आर्गन था वो था टेस्टिस। तो टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड होता है, एकदम अंडरलाइन करो। देखो टेस्टिस कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो मैंने बोल दिया है शरीर के बाहर, मतलब बॉडी के बाहर, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब पेट के बाहर। पेट के बाहर बोले तो पेट के बाहर, अब ऐसा थोड़ी है कि ऐसे पेट के बाहर लटका देंगे, तो जरूर किसी न किसी एक थैला में लटकाएंगे। उस थैला, उस पाउच को बोलते हैं क्या, स्क्रोटम। तो समझ में आ गया, टेस्टिस शरीर के बाहर, मतलब एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी मतलब पेट है, जो पेट वाला कैविटी है इसके बाहर होता है। तो बाहर लटकाने के लिए थैला चाहिए, उस थैला को बोलते हैं पाउच। और पाउच, जो पाउच है इसको बोलते हैं स्क्रोटम। और इतनी बातें क्लियर है क्या? अगर इतनी बातें क्लियर है तो एकदम ध्यान से देखना। अब देखो टेस्टिस को शरीर के अंदर में ना रख करके शरीर के बाहर लटकाया गया है ना। शरीर के अंदर में ना रख करके शरीर के बाहर रखा गया है टेस्टिस को। अच्छा, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि शरीर के अंदर तो जगह है, ऑब्वियस सी बात है यार, एब्डोमिनल कैविटी में बहुत सारा जगह है, तो यहाँ पे ना रख करके एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखा है। ऐसा क्या रीजन है कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखा है? तो देखो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखने का रीजन ध्यान से सुनना। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर इसलिए रखा हुआ है
क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए क्या चीज बोला सर कि स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए मतलब स्पर्म को फॉर्म करने के लिए जो टेम्परेचर है, जो बॉडी का टेम्परेचर है, तो बॉडी का नहीं, जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर लिखा है ना, मतलब कम होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी के अंदर में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए अगर एब्डोमिनल कैविटी में देखो, अगर इस एब्डोमिनल कैविटी में हम टेस्टिस को रख देते तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता वही टेम्परेचर टेस्टिस का भी होता है। अगर टेस्टिस का वही टेम्परेचर होता तो क्या स्पर्म फॉर्मेशन हो पाता? बिल्कुल यार, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसीलिए नेचर ने कुछ ऐसा जुगाड़ बनाया। चलो यार, इसको बॉडी के अंदर में नहीं रखते हैं, हम कहाँ रखते हैं? इसको हम रखते हैं बॉडी के बाहर में। तो बॉडी के बाहर में रखना है तो कैसे रखेंगे? तो कोई पाउच चाहिए, तो पाउच बना दिया। उस पाउच को हमने बोला स्क्रोटम। अब स्क्रोटम के अंदर में हमारे दोनों टेस्टिस सिचुएटेड होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम। और 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए। तो इससे क्या होगा? देखो, जो स्क्रोटम है ये क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर से कैसे रेगुलेट करता है? देखो, अगर ठंडी आ गया, ठंडी बोले तो विंटर, विंटर आ गया तो देखो विंटर में क्या होता है, बॉडी हमारी गर्म है, बाकी सारे पार्ट ये जो हाथ वगैरह हो गए ठंडे हो जाएंगे, तो स्क्रोटम भी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसलिए स्क्रोटम विंटर सीजन में क्या होता है? विंटर सीजन में ये जो स्क्रोटम है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और देखो, जैसे ही स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो बॉडी से चिपक जाएगा। तो इस तरीके से ठंडी के सीजन में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर कम होगा तो स्क्रोटम बॉडी से चिपक जाएगा, और बॉडी से चिपक जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर तो ज्यादा होता ही है, ठीक है ना, नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर इसको मिल जाएगा और इसी टेम्परेचर का हेल्प से अपना स्पर्म फॉर्मेशन कर लेगा। अच्छा सर, ये टेक्नोलॉजी है क्या? बिल्कुल यार, ये टेक्नोलॉजी है स्क्रोटम के अंदर में। अच्छा सर, गर्मी बोले तो समर। तो समर के लिए जुगाड़ क्या है? समर कूल। अरे यार पागल, तो समर के लिए जुगाड़ क्या है? तो गर्मी के लिए जुगाड़ ये है कि ये जो स्क्रोटम है ये क्या हो जाए? रिलैक्स्ड हो जाए। स्क्रोटम अगर रिलैक्स्ड होगा तो सरफेस एरिया, रिलैक्स्ड होने से क्या हो जाता है भाई? रिलैक्स्ड होने से होता है सरफेस एरिया जो होता है, ये सरफेस एरिया हो जाएगा इनक्रीज। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो जो हीट है वो एक्सचेंज हो जाएगा। उस तरीके से कर करके जो एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, ऑप्टिमम कंडीशन बोले तो बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कम का टेम्परेचर चाहिए, ऐसा करके हम रेगुलेट कर लेंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस भी हो जाएगा, ठीक है ना। लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो इस स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए क्या चाहिए भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए साइज चाहिए कम। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एडल्ट में क्या लिखा है? इन एडल्ट ईच ऑफ द टेस्टिस इज ओवल इन शेप। अब देखो टेस्टिस किस शेप का होता है सर? तो ये जो टेस्टिस है तुमको सीधा सीधा दिख रहा है कि जो टेस्टिस है साहब ये ओवल शेप का होता है। और इसका डायमेंशन याद कर लो तो लेंथ जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर। तो अगर एग्जाम में टेस्टिस का लेंथ पूछेगा तो क्या बोलोगे? टेस्टिस की जो लेंथ होती है कितने सेंटीमीटर होती है? तो जो टेस्टिस की लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। और जो टेस्टिस की चौड़ाई होती है, जो टेस्टिस की विड्थ है, विड्थ कितनी होती है? 2 से 3। तो देखो ऐसे याद कर लो, 4 से 5, 2 से 3, 4 से 5, 2 से 3 इसकी विड्थ होती है, ठीक। अब हर एक जो टेस्टिस है, देखो ये जो टेस्टिस है, हर एक टेस्टिस है, इसको कवर करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, कवर करना पड़ेगा। तो एक डेंस कवरिंग से कवर होता है बॉडी के अंदर में। किससे कवरिंग से? तो एक डेंस मतलब एक कठोर कवर से। कठोर बोले तो बहुत कठोर, अरे थोड़ी ना इतना, मतलब डेंस बोले तो एक थोड़ा सा हार्ड कवर से कवर होगा, ठीक। और हर एक टेस्टिस के अंदर में लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? तो हर एक टेस्टिस के अंदर में 250, ये जो कंपार्टमेंट अभी हम बोल रहे थे ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो ये 250 कंपार्टमेंट तो मतलब 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसका मतलब कि हर एक टेस्टिस के अंदर में 250 कंपार्टमेंट होता है। बिल्कुल यार, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। अच्छा भाई, ये तो बात हमें समझ में आ गई। आगे हम बढ़ते हैं।
आगे देखना, अब हर एक लोब्यूल के अंदर में ध्यान से देखो, जैसे टेस्टिस मैंने बना दिया तो हर एक टेस्टिस में कितने बोले तो 250 कंपार्टमेंट होंगे। कितने कंपार्टमेंट? तो 250 कंपार्टमेंट होंगे और इसी 250 कंपार्टमेंट को बोलते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक, अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में क्या लिखा है कि इस एक टेस्टिकुलर, जैसे एक टेस्टिकुलर लोब्यूल ए हो गया ना, तो भैया ए हो गया, तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में क्या होता है 1 2 3 हाईली क्वाइलेड सेमिनिफरस ट्यूबुल। इस चीज को याद रख लो, 1 2 3 कितने, एक से लेकर के तीन, कितना हाईली क्वाइल्ड, कितने कैसे होंगे तो एक से लेकर के तीन हाईली क्वाइल्ड क्या हो जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल होंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो एक से लेकर के तीन हाईली क्वाइल्ड ऐसे तीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल होंगे। ठीक है ना, तो कितने हो जाएंगे 2 2 3। यहाँ पे एसएफटी का मतलब समझ लेना सेमिनिफेरस ट्यूबुल है ना, तो 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल होंगे। बिल्कुल यार, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल होंगे। अब देखो, अब सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जैसे एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल हो गया ना, तो इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल के इन साइड और आउट साइड में क्या क्या मैटर है, इसके अंदर में इस टेस्टिकुलर, इसके अंदर में दो तरीके के सेल होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के सेल होते हैं, जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल, और जो दूसरा तरीके का सेल होता है इसको बोलते हैं हम सरटौली सेल। क्या बोलते हैं? सरटौली सेल, या फिर इसको बोलते हैं हम नर्स सेल। और इतनी बातें क्लियर है क्या? नर्स सेल। और बाहर वाले जो सेल है इसको बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स, या फिर बाहर वाला है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिटियल सेल। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिटियल सेल। बिल्कुल सर, ये तो हमें समझ में आ गया, इसको हम इंटरस्टिटियल सेल बोलेंगे। आगे बताइए सर, आगे आगे तो बात ये है कि देखो, अब जो मेल जर्म सेल है ये स्पर्म का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। क्या करेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन हेल्प करेगा। अब जो सर्टौली सेल है, कौन सी सेल जो है सर, तो ये जो अपने पास सर्टौली सेल्स है या फिर जो नर्स सेल है, ठीक है ना, ये क्या करेंगे यहाँ पे एफएसएच एक्ट करेगा, और ये जो सर्टौली सेल है यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। अरे समझ में आया क्या? स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा, एफएसएच एक्ट करेगा और स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। और ये नर्स सेल है ना, तो नर्स सेल क्या करेगी, ये नरिशमेंट, दूसरा काम ये हो गया, ये प्रोवाइड करती है भैया नरिशमेंट टू, नरिशमेंट टू, तो किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, तो मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल को एमजीएस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मेल जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अच्छा सर, अब जो बाहर है, अब जो जैसे देखो ये एक सेल है तो इसके बाहर भी तो सेल होंगे, इसके बाहर भी तो कई सारे सेल होंगे, इसको मैंने बोला है लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिटियल सेल। तो लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिटियल सेल पे यहाँ पे क्या होता है सर, एलेक्ट एक्ट करता है और ये हेल्प करता है एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन के फॉर्मेशन में। किसके फॉर्मेशन में? तो टेस्टोस्टेरॉन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अरे इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? ये सारे क्वेश्चन क्लियर है क्या? देखो ये सारे क्वेश्चन जो है नीट के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसीलिए मैं तुमको इतना फोकस करके बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं सर, आगे आगे क्या बढ़ेंगे, तो आगे में क्या बढ़ सकते हैं, तो आगे में एकदम ध्यान से देखना। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो होता है, हर एक टेस्टिबुलर के अंदर में कितने सेमिनिफेरस ट्यूबुल होते हैं, तो 2 से लेकर के 3, और जो तीनों होंगे हाईली क्वाइलेड होंगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जिसके अंदर में क्या होगा, इन विच स्पर्म और प्रोड्यूस, और इसी के अंदर में स्पर्म क्या होता है सर, तो प्रोड्यूस होता है। अब देखो ईच सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज लाइंड इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, मतलब कि हर एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल अंदर में, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर में दो तरीके के सेल होते हैं। कितने तरीके के सेल होते हैं सर? तो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर में यहाँ पे देखो दो तरीके के सेल होते हैं। बिल्कुल सर, कौन कौन? तो मेल जर्म सेल और सरटौली सेल। इसी मेल जर्म सेल को, इसी मेल जर्म सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अरे याद हो गया क्या? जो मेल जर्म सेल इसको स्पर्मेटोगोनिया
और दूसरा जो सेल्स हो गया इसको बोल रहे हैं हम सर्टोवली सेल। क्या बोल सा? तो सर्टोवली सेल्स। अगला अगला देखते हैं आगे। तो देखो ये लिखा है कि द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। याद रख लो इस लाइन को, क्योंकि कई बार पूछ चुका है नीट के अंदर में कि जो मेल जर्म सेल होता है इसका कौन सा डिवीजन होता है, किसका? कि जो मेल जर्म सेल होता है इसका कौन सा डिवीजन होता है? तो जो मेल जर्म सेल होता है इसका मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है ना। याद रख लेना, मेल जर्म सेल के अंदर में मियोटिक डिवीजन होगा। क्यों मियोटिक डिवीजन होगा मेल जर्म सेल के अंदर में, तो इसका भी रीजन समझ लो। तो देखो जो मेल जर्म सेल है इसी से पूरा का पूरा स्पर्म बनेगा, इसलिए ये होता है 2n। और मियोटिक डिवीजन क्यों होगा? क्योंकि जो इस मेल जर्म सेल से जो हम स्पर्म बनाएंगे तो उसको हैप्लॉइड बनाना पड़ेगा, तो फ्लॉइड होगी n। तो 2n से n जाने के लिए कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा? तो 2n से n जाने के लिए करना पड़ेगा मियोटिक तरीके का डिवीजन। अच्छा सर, अब देखो क्या है, फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। फिर तब जाकर के फाइनली क्या बनेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और इतनी बातें क्लियर है क्या? फिर फाइनली जाके सर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। आगे बढ़ा जाए क्या? आगे बढ़ा जाए क्या? आगे बढ़ते हैं। सर्टेली सेल्स क्या प्रोवाइड करता है? तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? तो जर्म सेल को। ये चीज तो मैंने पहले ही बता दिया है। इसी तरीके से आउटसाइड द सेनिफेरस ट्यूबुल, मतलब सेनिफेरस ट्यूबुल के बाहर जो जगह है उस जगह को क्या बोले हम? इंटरस्टिटियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इंटरस्टिटियल स्पेस बोलते हैं। इसी इंटरस्टिटियल स्पेस के अंदर में क्या? इसी इंटरस्टिटियल स्पेस के अंदर में, इसी इंटरस्टिटियल स्पेस के अंदर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिटियल सेल या फिर लेडिंग सेल। क्या बोलते हैं? इसको इंटरस्टिटियल सेल बोलते हैं, सॉरी, या फिर इसी को हम बोलते हैं लेडिंग सेल। अगला देखो, लेडिंग सेल क्या करता है? मतलब जो इंटरस्टिटियल सेल है क्या सिंथेसाइज करता है? तो हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं। ये तो मैंने पहले बता दिया। और अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, मतलब और भी कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। अगला देखते हैं साहब, अगला देखते हैं। अगला एकदम ध्यान से देखना भाई। क्या बोला? अगला एकदम ध्यान से देखना। क्या लिखा है? जब देखो मेल एसेसरी डक्ट, जैसे देखो एक तो हमने इसेंशियल ग्लैंड, ठीक है ना। इसेंशियल ऑर्गन और एसेसरी ग्लैंड डक्ट, ये सब और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अगर ये पढ़ल है, सॉरी, अगर ये सारी चीज हम पढ़ लेते हैं तो अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो देखो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट कौन है? एसेसरी डक्ट बोले थे, इसका मतलब क्या है? एसेसरी डक्ट बोले तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पर्म को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता हो? जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा भैया ये बात है क्या कि जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है उसी को हम बोलते हैं मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। हाँ यार, जो स्पर्म को ट्रांसफर करता है उसको हम बोलते हैं डक्ट। इस डक्ट के अंदर में कई सारे पार्ट दे दिए हैं, ठीक है ना। पहला है रेडी टेस्टिस, जैसे मैंने डायग्राम में बताया है। रेडी टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया आता है, फिर एपिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंस आता है ना। एक बार ध्यान से इसको देख लो, इसको देख लो, क्लियर हो जाएगा। देखो पहले तो टेस्टिकुलर लोबुल, टेस्टिकुलर लोबुल जो होते हैं ये क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोबुल भैया क्या करते हैं? तो जो जो यहाँ पे ध्यान से देख लेना, जो यहाँ पे सर, जो यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये कई सारे मिलजुल करके क्या बना लेते हैं? रेडी टेस्टिस बना लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल, कई सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल मिलकर रेडी टेस्टिस बनाते हैं। फिर रेडी टेस्टिस आगे चल के वासा इफ्रेंशिया, फिर इपिडिडाइमिस बना लेता है। देखो इपिडिडाइमिस बना लिया, ठीक। फिर ए इपिडिडाइमिस क्या होता है? इपिडिडाइमिस बन जाता है, फिर वासा डिफरेंस के अंदर में चला जाता है। फिर ये जो वासा डिफरेंस होता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो एनसीईआरटी में कई सारी चीजें लिखी हुई हैं, इपिडिडाइमिस के बारे में लिखा है। तो इपिडिडाइमिस के बारे में लिखा है कि जो इपिडिडाइमिस होता है ना, ये टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। कहाँ पे होता है? टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस इपिडिडाइमिस। और वासा डिफरेंस के बारे में क्या लिखा है? देखो ये जो वासा डिफरेंस है
ये कैसे ट्रेवल कर रहा है, तो वासा डिफरेंस जो होता है, देखो इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में ऐसे लूप बना लिया, तो ये जो वासा डिफरेंस है ये लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, फिर ओपन होता है कहाँ पे, सेमाइनल वेसिकल के अंदर में। अब जैसे यार सेमाइनल वेसिकल के अंदर में ओपन होगा, तो ओपन किसके थ्रू होता है, तो इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू होगा, तो इजाकुलेटरी डक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू ये ओपन हो जाएगा सेमाइनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर कॉपर ग्लैंड, तो इस तरीके से चीजें होते रहेंगी। चलिए साहब अगला, अगला देखो क्या है, द सेमिनिफेरस ट्यूबुल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू द वाशा इफ्रेंसिया, मतलब कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल होते हैं ना टेस्टिस के, ये कहाँ पे ओपन हो जाते हैं, वासा इफ्रेंसिया। तो वासा इफ्रेंसिया पहले तो देखो, अब तुमको पाथवे याद कर लो, पाथवे क्या याद कर लो, तो पहला हो गया सेमिनिफेरस ट्यूबुल, एसएफटी का मतलब हो गया सेमिनिफेरस ट्यूबुल, कई सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल मिल करके बना देते हैं, देखो ध्यान से, रेटी टेस्टिस, ठीक। अब ये रेटी टेस्टिस जो होता है ये है आगे खत्म होता है वाशा इफरेंसिया में, इफरेंसिया, फिर वाशा इफरेंसिया जो है आगे चल के बन जाता है इपिडी, इपिडीडाइमिस, क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है भैया, तो वाशा डिफरेंस जो है आगे चल के बन जाएगा इपिडी, इपिडी डायमिस, फिर इपिडीडाइमिस जो है आगे चल के किस में बन जाएगा भाई, इपिडीडाइमिस जो है आगे चल के हो जाएगा वाशा डिफरेंस। फिर देखो वाशा डिफरेंस के बाद जो पाथवे है ये खुलेगा तुम्हारा, कैसे खुलेगा, तो एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, मैं एकदम इसको एकदम क्लियर कर देता हूँ। वाशा डिफरेंस जो खुलता है तो किसके थ्रू खुलता है, वाशा डिफरेंस खुलता है तो तुम्हारा इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू, इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू कहाँ पे खुलेगा, तो सेमाइनल वेसिकल में, ठीक है ना, तो खुल जाएगा यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल, फिर सेमाइनल वेसिकल ओपन होता है कहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर में, बिल्कुल यार प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर में, फिर कवर हो जाएगा तुम्हारा कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, फिर कॉपर्स ग्लैंड से जो तुम्हारा सीमेन है चलते हुए यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, फिर बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, यूरेथ्रा के थ्रू जो है ये कहाँ पे चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक, बाहर जाने का क्या रास्ता है, तो पेनिस के रास्ते जाएगा, ठीक है ना, मतलब पेनिस के रास्ते में यूरेथ्रा के थ्रू कन्वा कवो यूरेथ्रल मिएटस, ठीक है ना, यूरेथ्रल मिएटस में पहुंच जाएगा, यूरेथ्रल मिएटस से जो अपना यूरिन भी निकलेगा यहाँ से और अपना सीमेन भी निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे एक चीज खास बात क्या रख लो याद तुम, कि जो यूरेथ्रा होता है, क्या जो यूरेथ्रा होता है एक कॉमन पैसेज होता है, किसके लिए, याद कर लो, कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, स्पर्म और यूरिन का जो कॉमन पैसेज है वो कौन होता है, यूरेथ्रा, क्यों, किसी के रास्ते स्पर्म भी ट्रेवल करेगा और इसी रास्ते जो है अपना यूरिन भी ट्रेवल करेगा। अच्छा सर, इस डायग्राम को अब ध्यान से देख लेते हैं भाई, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, तो क्या लिखा है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल का एक सेक्शन काट के तुमको दिखाया गया है, माइक्रोस्कोपिक सेक्शन, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये तो बीच का पार्ट है, बीच का पार्ट है कि नहीं है, बिल्कुल यार, तो इस बीच के पार्ट में दो तरीके के सेल होंगे कि नहीं, एक तो मेल जर्म सेल होंगे और होगा, ये क्या होगा, दूसरा जो होगा यहाँ पे, एक तो मेल जर्म सेल होगा यहाँ पे और जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा, सरटौली सेल्स होगा, और एक तो मेल जर्म सेल होगा, तो यहाँ पे दो तरीके के सेल हो गए, मेल जर्म सेल, दूसरा सरटौली सेल। अब इसके बाहर देखो, अब इसके बाहर देखो, अब इसके बाहर जो भी है जो सेल्स है इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिटियल सेल, कौन सा सेल बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिटियल सेल, ये देखो इसको बोलते हैं इंटरस्टिटियल सेल, जो बाहर सेल है इसको बोलते हैं इंटरस्टिटियल सेल, ठीक है क्या, जस्ट सेकंड सॉरी, तो बाहर में देखो ये हो गया इंटरस्टिशियल सेल। अब देखो दिक्कत कहाँ पे होता है, दिक्कत होता है इन तीनों को पहचानने में, स्पर्मेटोगोनिया कौन, स्पर्मेटोजोआ कौन है, इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, जो एकदम अलग से बना हुआ है स्पर्मेटोजोआ, ठीक, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोरी सेल्स को देखो ध्यान से, तो जो यहाँ पे तुमको बड़ा बड़ा सेल्स दिखाई दे रहा है ना, जो यहाँ पे बड़ा बड़ा सेल्स दिखाई दे रहा है,
इसको हम सर्टोवली सेल्स बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया बोल देंगे। देखो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स है इससे बनता है स्पर्म, तो स्पर्मेटोगोनिया को पहले लिख दो, फिर स्पर्मेटोजोआ बना देना तुम, ठीक है ना। स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे दिख भी रहा है अलग से। अरे क्लियर है क्या इतनी बातें? अगर इतनी बातें क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। देखो आगे अब कौन सी लाइन है, तो अभी तुम्हें पूरा का पूरा पाथवे समझ में आ जाएगा। रीटी टेक्सिस किसके में खुलता है, तो वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया जो इब्रिडाइमिस फिर वासा डिफरेंस में खुल जाता है। अब क्या सिम्निफेरस ट्यूबुल ऑफ टेस्टिस कहाँ पर बन होता है, तो वासा डिफरेंसिया, तो वही चीज है यार, रीटी टेक्सिस के आगे खुलते हुए जो मैंने तुमको पूरा बताया वो चीज है। अब यहाँ पे एक चीज है, एपिडिडाइमिस लीड टू द वासा डिफरेंस, और देखो एब्डोमिनल लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब जो वासा डिफरेंस होता है आगे चढ़ता है ऊपर की तरफ, एशेंड ऊपर की तरफ चढ़ाई करता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर पे लूप बना लेता है, जो मैंने तुमको पहले ही बता दिया, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। इसके बाद ये डक्ट क्या करता है, एक डक्ट को रिसीव करता है सेमाइनल वेसाइकल, और फिर यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है, ठीक है ना। जो सेमाइनल वेसाइकल प्रोस्टेट ग्लैंड कॉपर ग्लैंड के थ्रू यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा। अब ये जो डक्ट होते हैं क्या होते हैं, डक्ट जो होते हैं बहुत कमाल के हैं भैया। तो डक्ट का काम क्या है, पाइप जैसे है। तो किसी चीज को, पहली तो ये चीज हो गई कि जो डक्ट है किसी भी चीज को क्या करेगा, तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। अगला देखो, यूरेथ्रा ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, अर्शन थ्रू द पेनिस टू एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीएटस, जिसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीएटस। अगला देखो, अगला क्या है, पेनिस। पेनिस के बारे में क्या है, तो पेनिस सर जो होता है मेल का जेनाइटल, एक्सटर्नल जेनाइटल होता है बिल्कुल। अब ये किससे बना होता है, तो मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। कौन सा स्पेशल टिश्यू है, जिसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। इस इरेक्टाइल टिश्यू से हमारा पेनिस बना हुआ है। इरेक्टाइल टिश्यू की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमको इंसेमिनेशन भी करना है, ठीक है ना। जब तक पेनिस इरेक्ट नहीं होगा तब तक इंसेमिनेशन कैसे होगा, कोपुलेशन कैसे होगा। इसीलिए इंसेमिनेशन करने के लिए पेनिस को इरेक्ट करना पड़ेगा, और इरेक्ट करने के लिए यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू भी दिए गए हैं। अब देखो इलार्ज एंड ऑफ पेनिस, जो पेनिस का इलार्ज एंड है आगे का जो रेडिश पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं क्या, ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और इस ग्लांस पेनिस के ऊपर जो कवर होता है, जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है, इसको बोलते हैं फोर स्किन। और इतनी बात समझ में आई क्या, अगर इतनी बातें भैया समझ में आ गई तो समझो तुमको मोक्ष मिल गया, ठीक। अगला देखो, अगला कुछ ग्लैंड के नाम भी बोल रहे हैं। तो तीन ग्लैंड है, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक। इसी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को, इसी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को एक और नाम से बोला जाता है, उसको बोला जाता है काउपर्स ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ठीक। अब देखना, अब देखना क्या है, यहाँ पे सेमाइनल वेसाइकल है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर एक वन पेयर ऑफ द पेयर्ड ऑफ द सेमाइनल वेसाइकल, फिर एक सिंगल में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और पेयर्ड ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ठीक। अब ये जो सिक्रीशन देते हैं, देखो अब तुमको हम एक चीज और समझाते हैं। जब हम बोलते हैं सीमेन, इसका मतलब क्या होता है, और जब हम बोलते हैं स्पर्म, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, तो सीमेन जो होता है, स्पर्म को, स्पर्म के अंदर में कुछ एसेसरी ग्लैंड के, क्या, कुछ एसेसरी ग्लैंड के अगर हम फ्लूइड मिला दें, फ्लूइड मिला दें, या फिर एसेसरी ग्लैंड के हम सिक्रीशन को मिला दें, तो ये बन जाएगा सीमेन। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीमेन। मतलब सीमेन बना, सीमेन जो होता है, सीमेन बनाने के लिए स्पर्म भी चाहिए, और सारे ग्लैंड का सिक्रीशन जब मिलता है तब जाकर के सीमेन बनता है। तो स्पर्म तो बस एक अकेला स्पर्म है जो टेस्टिस से बनता हुआ है, और मेच्योर कहाँ पर होता है, इपिडिडाइमिस पे जाकर के मेच्योर हो जाता है, ठीक। देखो सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा, इसी को बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा या फिर सीमेन। और इस सीमेन के अंदर में होता है, ये इसके अंदर में फ्रक्टोज बहुत ज्यादा होगा, कैल्शियम बहुत ज्यादा होगा, और कुछ एंजाइम भी बहुत ज्यादा होंगे, बिल्कुल बात सही है। और सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या हेल्प करता है, तो पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है, ताकि जो अपना इनसेमिनेशन का प्रोसेस हो पाए, या फिर जो पॉपुलेशन का प्रोसेस है ये फैसिलेट हो पाए, ये आसान हो पाए। इसीलिए पेनिस को क्या करना पड़ता है, लुब्रिकेट करना पड़ता है। और इस लुब्रिकेट करने का जो काम है, वो काम करते हैं ये अपने बबलू भैया, बुलबुल भैया, बुलबुल भैया, ठीक है ना।
जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये पेनिस को क्या करता है सर? तो पेनिस को करता है लुब्रिकेट। तो उम्मीद है आज का लेक्चर यार यहाँ तक पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अरे समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार तुम फिर भी बताना कि सर हमें नहीं समझ में आया, तो हम कोशिश करेंगे अपने क्वेश्चन वाले सीरीज में इसको अच्छे से कवर कर लें। ठीक है ना? तो उम्मीद है यार आज का लेक्चर पूरी की तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए भाई, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।